नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। और इस प्रोग्राम में हम हर बार एक नई शख्सियत के साथ में आपके सामने रूबरू होते हैं। और इस बार हमारे साथ मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक कांतिलाल भूरिया साहब। भूरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रश्नकाल में। नमस्कार। नमस्कार। आपके साथ प्रश्नकाल तो बनता है सर, क्योंकि ये आदिवासी मुद्दा इस वक्त चरम पर है। कभी कांग्रेस कहती है हम आदिवासियों के करीब हैं, और कभी भाजपा कहती है कि कांग्रेस ढिंडोरा कर रही है आदिवासियों के साथ, तो हम योजनाएं लेकर आते हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस में सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा अगर कोई है तो वो कांतिलाल भूरिया हैं। जब भी कोई आदिवासियों की बात होती है, कांग्रेस पार्टी आपको ही आगे करती है। आप जनजातीय मंत्रालय के केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी मुद्दा इस वक्त में गरमाया क्यों है सर? न्यूज़ 24 का स्वागत। आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है कि पूरे मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। और आज जो स्थिति आज बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार 15 साल से चल रही है। फिर 15 साल से आदिवासियों को मुद्दा सब किनार रखा हुआ है और आदिवासी से परेशान है। और हमारे मध्य प्रदेश सरकार झूठी आश्वासन देके और वहाँ पे ग्रास रूट पे तो कोई योजना पहुँच ही नहीं पा रही है, और ऊपर सारी वाही लूटने का काम कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें आदिवासी अब समझ गए हैं, क्योंकि अब आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में अब युवा पढ़े लिखे हैं, घर पढ़े लिखे हैं, और हर जगह न्यूज़ है, रेडियो माध्यम से, पेपर माध्यम, सारे देश और प्रदेश और विदेश की खबरें सुनते रहते हैं और सारी चीज़ें होती है। पर भाजपा ये समझ रही कि उनको एक गांव तक सीमित है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। अब सब मालूम कर लिया है, पर अब विकास की ज़रूरत है, नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है, मजदूरों को मजदूरी की ज़रूरत है। इसके तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा है। तो इस बात को लेकर आदिवासी हर तरह से अब एक्टिव हो रहे हैं। पिछले समय हमने भी आदिवासी विकास परिषद की बैठक रखी थी। उस बैठक में भी ये मुद्दा है कि मैंने सरकार पूरी तरह नाम मात्र के ढिंडोरा पीट रही है, पर धरातल पर कोई चीज़ हो नहीं पा रही है। इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो हमने कहा इसको उठाओ, जहाँ होगा रहेगा, हम लोग आएंगे, बात करेंगे। आज हमारा 2 साल से एजुकेशन के मामले में देखिए, सारी स्कूल बंद, कॉलेज बंद, छात्रावास बंद, आश्रम बंद, सारा बंद। और घर बैठे कह रहे हैं तो ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर पढ़ाई करो। अब ऑनलाइन में मोबाइल, तो फिर स्कूल कॉलेज खोलने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन सर, कोरोना जैसी परिस्थिति तो इजाज़त ही नहीं देती है कि स्कूल खोलें। अब तो ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा ना। तो वो सारी चीज़ें हो रही। कोरोना में भी हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाके सारी चीज़ें कहता रहा, और कोरोना यहाँ आ गया। आने के बाद समय पे कदम उठा नहीं पाया। पूरे देश में कोरोना ज़बरदस्त हुआ। कई परिवार के प्रिय जो जन थे वो सब चले गए, परेशान है। और ये सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर उन्होंने समय पे नहीं कार्रवाई की, न उन्होंने कोई इलाज की बात की, न कोई अस्पतालों में डॉक्टर की दवाई की। वो सारी व्यवस्था उनको करना थी, कर ही नहीं पाए, और अपने बचाव में लगे रहे। इस वजह से प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति हुई है। हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए, और अभी भी तीसरी लहर आ रही है करके सब लोग भयभीत हैं। पर सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होगी, क्या स्टेप होगा, वो अभी तक बता नहीं पा रहे हैं। तो वो सारी स्थिति, तो इस वजह से सब डरे हुए हैं। कोरोना की वजह से कोरोना ने बहुत सारे परिवार के प्रियजन को छीन लिया। आज वो भी दुखी है, आने वाले समय में भी लोग भयभीत हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस बात को लेकर हम लोग सब भयभीत चिंतित हैं। तो निश्चित ही हम लोग चाहते हैं कि जन जागरण अभियान चला के आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जब तक ये अभियान और सावधानियां नहीं बरतेंगे, तो ये तीसरी लहर कितने लोगों की जान लेगी, कोई उसका अंदाज नहीं। आप कह रहे हैं आदिवासी जागरूक हो रहा है, पढ़ लिख गया है। वो शायद यही वजह है कि आदिवासी युवा इकट्ठा हो गया और मालवा निमाड़ इलाके में एक नया संगठन खड़ा हुआ। इस नया संगठन जो खड़ा हुआ सर, ये भाजपा के भी खिलाफ रहा है, कांग्रेस के भी खिलाफ रहा है, और इसने कहा है कि हम आदिवासियों का विकास अब हम करेंगे। ये जो है ये आदिवासी युवाओं का संगठन है, जयस। आदिवासी जो संगठन है, इसमें पहले एक आदिवासी विकास परिषद था, और आदिवासी विकास परिषद हमेशा गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ते रहा है। और सरकार के
सामने अपना पक्ष रख के जितनी भी योजनाएं बनती थी वो आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासियों के बाहुल्य एरिया में योजना ले जाके काम किया। चाहे एजुकेशन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, किसानों की बात हो, पट्टे की है, आपके पट्टा जो कानून बना था कांग्रेस सरकार में, वो पट्टे का भी हम लोगों ने पूरी तरह से कहा बांटने का किया। पर बीजेपी सरकार आते ही उन्होंने वो योजना सब ठप कर दी। पट्टे की बात है, आज नौकरी की बात है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ढिंडोरा तो बीजेपी पीटती है, मगर वो धरातल पर योजना पहुंच नहीं पा रही। इस बात को लेकर आदिवासी युवा और सब चिंतित हैं। उनको नौकरी मिलना चाहिए। सब पढ़ लिख के बैठे हैं, उनको नौकरी की ज़रूरत है, मजदूरी की ज़रूरत है। हर तरह से लोग काम चाहते हैं, हाथ में काम चाहते हैं, वो बेकार बैठना नहीं चाहते, पर सरकार इसकी योजना ही नहीं बना पा रही है। इस वजह से युवा में आक्रोश है। ये जयस जो खड़ा हुआ है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब कहते हैं कि जयस तो कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस का खड़ा किया हुआ संगठन है, कांग्रेस इस तरह से अब आगे बढ़ रही है। ये संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। आदिवासी विकास परिषद वो भी सामाजिक संगठन है, जेएचबी हमारे उसमें से ही है। आपका संगठन, कांग्रेस का संगठन है। जेएचबी हमारे आदिवासी संगठन है, पर विकास परिषद से हटके उन्होंने जेज बना लिया। पर हमारा उद्देश्य एक ही है कि आदिवासियों का हक आदिवासियों को मिले। तो ये जयस क्या कांग्रेस का संगठन कहेंगे? जो वीडी शर्मा जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है? वीडी शर्मा को कोई समझ के बाहर है। ये सामाजिक संगठन है, ये किसी राजनीतिक संगठन नहीं है। आदिवासी विकास परिषद भी सामाजिक संगठन है और जेज भी सामाजिक संगठन है। पर ये जबरदस्ती राजनीतिक संगठन बता के और आदिवासी को नुकसान कराना चाहते हैं। आदिवासी ये जो संगठन जेस हो चाहे आदिवासी विकास, वो सरकार को ध्यान आकर्षित कराती है। आदिवासी समाज का ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये योजना नहीं मिल रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, धंधा नहीं मिल रहा, तो ये सब संगठन सरकार के सामने खड़ा होता है और सरकार को याद दिलाता है कि हमारा ये योजना हो नहीं पा रही, उसको हमारा हक हमको दो। अगर जयस जैसे संगठन खड़े हो रहे हैं तो यानी विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस अपना काम नहीं कर रही है, इसीलिए आदिवासी युवाओं को अपना एक संगठन बनाना पड़ रहा है। कांग्रेस अपना काम कर रही है। जो हमारे सामाजिक संगठन है, आदिवासी विकास परिषद है, जयस है, ये समाज को जागृति लाने का काम कर रही है और समाज को आगे बढ़ा के हक लो और आवाज़ उठाओ। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तो ये विकास परिषद और जयस एक ही उद्देश्य से चल रहा है, वे एक सामाजिक संगठन है। हमारा सामाजिक संगठन है, लेकिन इससे मदद कांग्रेस को मिलती है। जहाँ अगर कांग्रेस अगर मान लो गलत रास्ते आदिवासी की तरफ नहीं देखते, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस आवाज़ उठाती, जयस भी उठाती और विकास परिषद भी उठाती। कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं, किसी संगठन राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, मगर हमारा हक हमको मिलना चाहिए। जो सत्ता में धारी पार्टी है उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाएंगे, वो ध्यान तो दे नहीं रहे हैं। अभी भाजपा की सरकार है और हमारे विकास परिषद जेएस की बात मान नहीं रहे हैं। वो कहते हैं ये तो राजनीतिक संगठन है। भाई हम राजनीतिक संगठन है, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं। तो ये सारी स्थिति राजनीतिक संगठन होते हुए सामाजिक संगठन रूप में हक मांगने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिर सर जयस के सारे लोग जो इकट्ठे होते हैं, ये कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए क्यों नजर आते हैं? जब तक आंदोलन चलता है अगुवाई करते हैं, जयस की अध्यक्ष बनते हैं और फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़के विधायक बन जाते हैं। तो ये जयस के लोग, ऐसा तो नहीं है अंदर कांग्रेस के ही लोग जयस में जाकर आंदोलन खड़ा कर रहे हो और फिर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, बीजेपी को नुकसान कर रहे हो? जो पार्टी आदिवासी समाज को मदद करती है सरकार, तो सरकार की तारीफ करेंगे। अगर आदिवासी समाज की उपेक्षा करती है, उसको दरकिनार रख के उनको नज़रअंदाज करते हैं, तो आवाज़ उठाएंगे। सवाल ये है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, पर आदिवासियों को हक को अगर वो नज़रअंदाज करेगा तो फिर हम लोग सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे और राजनीतिक पार्टी के खिलाफ भी बोलेंगे। पर हमारा जो भला विकास करेगी उस पार्टी को वाह करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। ये हमारे एक उद्देश्य है। ये लेकिन नज़र नहीं आता ना सर, जयस का कोई भी नेता, ये जयस का कोई भी पदाधिकारी या उसमें सक्रिय सदस्य कांग्रेस के पास ही क्यों निकल के आता, भाजपा में क्यों नहीं जाता? अगर स्वतंत्र सामाजिक संगठन होता तो फिर वो एक भाजपा में क्यों जाएगा? भाजपा तो पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है। आदिवासी के नाम से योजना बनती है, योजना पूरी कागज के ऊपर सफाया कर देते हैं।
इसलिए मैंने वो भाजपा में अपने विचार नहीं मिलते। आदिवासी जितने भी हैं, अगर कांग्रेस पार्टी शुरू से है, 70 साल से कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही आदिवासी गांव का स्कूल, छात्रावास, आश्रम, कॉलेज, और जो आदिवासी को वन भूमि का पट्टा बांटना है तो आदिवासी को मदद करना, तो ये सब जानते हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी ने हमको दिया है। आज जो कांतिलाल भूरिया है कांग्रेस की वजह से है। कांग्रेस पार्टी अगर बना स्कूल गाँव में नहीं खोलते हमारे, तो हम कहाँ से पढ़ते, हम कहाँ से आगे, हॉस्टल, छात्रावास, उसमें न तब जगह जगह स्कूल है ने। बीजेपी कभी आदिवासी को पढ़ाना नहीं चाहती है। अगर ये जागरूक हो गए तो हमारे कब्जे नहीं रहेंगे। वो अनपढ़ रह गए तो उनको हम बहका सकते हैं, उनको फुसला सकते हैं, उनको लालच दे सकते हैं। अगर ये पढ़ लिख के हो जाए फिर लालच में नहीं आएंगे, फिर हक मांगेंगे, नहीं पहले हक दो, हम भीख नहीं मांगते, हम अधिकार मांगते हैं। लेकिन सर, सरकार के जो स्कूल हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो स्कूल हैं, ये तो आदिवासी इलाकों में भी मिलते हैं ना। और वनवासी परिषद जो भाजपा संघ समर्थित संगठन कहा जाता है, वो भी तो इन आदिवासी इलाकों में सक्रिय है ना। सक्रिय है, पर उन्होंने सक्रियता करते उन्होंने करा क्या कि अपने अपनी संगठन कर लिया। उन्होंने बस वनवासी परिषद बना के बस अपना वो बना प्रचार करने में लगे रहे, पर जो विकास समुचित होना चाहिए नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने ये मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं रखी, उन्होंने जगह जगह स्कूलें खोली। प्राइमरी स्कूल थी वहाँ मिडिल स्कूल की, जहाँ मिडिल थी वहाँ हाई स्कूल की, जहाँ हाई स्कूल की वहाँ मैंने 10+2 किया, और जहाँ कॉलेज खोला। जितने भी कॉलेज हैं कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस कॉलेज खोले हैं। भाजपा के समय में कोई कॉलेज खोले बता दीजिए, कोई भी कॉलेज नहीं खोला है। आज मैंने सभी कॉलेज स्कूल में टीचर नहीं भाई, आज हमारे बेरोजगार लड़के सब डिग्री ले लेके घूम रहे, क्यों नहीं नौकरी दे रहे, नौकरी नहीं दे रहे क्यों? ये कभी चाहते नहीं कि आदिवासी पढ़ा लिखा उनको नौकरी मिल जाए सम्मानजनक, तो वो नहीं चाहते। इसलिए आदिवासी बीजेपी से नफरत करता है। आपकी सरकार तो रही सर, 15 साल सरकार रही, कितने आदिवासियों को आपने नौकरी दे दी? जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब से हमने कितने लोगों 8वीं तक को नौकरी लगाया। जो 8वीं क्लास तक था उसको टीचर बनाया, जो ऊपर थे उसको डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बना, जज, सिविल जज, वकील, सब बनाए। उसी कांग्रेस की देन है। पर बीजेपी ने कहाँ से बनाए बताए? एक तो बना दो, कोई नौकरी किसी को दे बता दो। ये जितने भी सर्विस पाए हुए हैं आज बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच गए हैं लोग, आज वो कांग्रेस की देन है। तो झाबुआ के जो सांसद रहे हैं अभी, वो भी तो आदिवासी है, भाजपा में है, उसको वो भी तो हमने पढ़े लिखे हैं। उसको भी पढ़ा लिखा के उसको इंजीनियर बनाया ना, प्रदेश तक वहाँ पे इंजीनियर चीफ बना के बिठाया था। कांग्रेस की देन है। और वो भाजपा में जाकर भाजपा के सुर में आवाज़ कर रहा है, तो उनको शर्म आना चाहिए। ये जो देन है बोलना सिखाया कांग्रेस ने। जो गुमान सिंह डामोर है ना सांसद बना, अब वहाँ जाके बैठ गया बीजेपी, और वहाँ पे जाकर आरएसएस के पीछे हाथ जोड़ के बैठा रहता है। कुछ आदिवासियों के हित में आवाज़ तो उठाओ, आवाज़ उठा नहीं सकते वहाँ। कांग्रेस तो कांग्रेस में रह के आवाज़ उठा सकते हैं, पर बीजेपी में जाके आवाज़ नहीं उठा सकते, चाहे गुमान सिंह हो चाहे कोई दूसरा हो। उनका मुंह बंद रखते हैं, हाथ खड़े करना सिखाती बीजेपी, और कांग्रेस आवाज़ उठाना सिखाती। वो दोनों पार्टी में फर्क है। कांतिलाल भूरिया वही तभी से निकला हुआ है, प्रदेश में मंत्री भी रहा, देश का मंत्री भी रहा। रहते हुए हमने जितने हॉस्टल, जो मैं दिग्विजय सरकार में था, मैंने प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक हमने खुलवाया। छात्रावास, आश्रम, कॉलेज, अलीपुर, हर पूरे प्रदेश में देखो सब कॉलेज खुले, वो कांग्रेस की देन है। नौकरी लगाई, कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने किसको दिया है बता तो दो आप। बीजेपी तो दावे करती है सब कुछ कर तो हम कुछ नहीं, वो तो अपना खोखले दावे करती है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आवाज़ उठाने की हक देता, अधिकार देता है। और आजकल जो आवाज़ें उठ रही हैं, कभी कभी अजय सिंह जी मिलने चले जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं। पंजाब में भी देखिए आप, अमरिंदर सिंह जिस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, यही आवाज़ उठा के सिंधिया जी ने कांग्रेस में आवाज़ उठाई और बीजेपी में जाकर चले गए। तो आवाज़ उठाना कहीं भारी तो नहीं पड़ रहा? ऐसा है, जो खानदानी कांग्रेसी है वो कभी अपनी वो बदलता नहीं है। और जो आया राम गाया राम रहते हैं ना, वो सब करते हैं आया राम गाया राम। तो सिंधिया जी के खून में ये है। राजमाता भी उधर थी सर, राजमाता, और सिंधिया जी भी उधर चले गए थे, फिर वापस कांग्रेस में है। और सिंधिया जी का भी उसी में है कि वहाँ गया फिर आएगा। तो ऐसा है कि कांग्रेस में जो वफादारी से रहने वाला, वो कांग्रेस को भी छोड़ता नहीं, और कांग्रेस को अपनी माँ समझता है। माँ को कभी डाकन नहीं बोलते। पर ये जो बना आया राम गया राम, वो कभी
एक जगह के नहीं होते। ये फर्क है कांग्रेस और दूसरों में। सर आप कह रहे हैं कि खानदानी लोग कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो खानदान में कांग्रेस थी, उनके पिताजी कांग्रेस के सिपाही रहे हैं, और राहुल गांधी ने ट्वीट करके तो उनकी तारीफ भी की है कि वो ताउम्र कांग्रेस में रहे हैं। तो इसका मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो खानदानी खानदानी नहीं कह सकते, क्योंकि राजमाता तो जनसंघ की थी, नेता मूलधर जनसंघ की थी। उसके बाद माधवराय सिंधिया जी हुए थे, फिर बाद में कांग्रेस में आए, कांग्रेस में फिर रहे, वहाँ पे मंत्री से रेल मंत्री भी रहे, अच्छा काम किया उन्होंने सबको। बीच में फिर बात चले गए थे, फिर वापस आए। और ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहे, मंत्री तब तक रहे, उसके बाद चले गए। वो भी आएंगे क्या वापस? वापस आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जिनका आना जाना चलता तो आने की कोशिश करेंगे, पर वो तो हाईकमान के ऊपर है, कौन किसको एंट्री देना किसको नहीं देना। और पंजाब में जो आवाज़ें हो रही सर, वो भी तो इसी का नतीजा है। पंजाब में भी कोई भी बात है। अब ऐसा है कि कोई चीज़ होती है तो अमरीत सिंह जी जो मैंने अच्छे वो काम कर रहे थे वगैरह, फिर किसी की वजह से उसको इस्तीफा उसने दे दिया, और देने के बाद हाईकमान के पास चले गए, सोनिया जी को इस्तीफा दे दिया खुशी खुशी से, और फिर उन्होंने सबकी सलाह से एक बना दिया। तो अभी तक तो उन्होंने एक व्यक्ति का उनको विरोध था कि सिद्धू सिंह नहीं होना चाहिए, सिद्धू भाई, तो उन्होंने नहीं हुआ, तो सोनिया जी ने दूसरे को कर दिया, तो वो खुश है। फिर भी आप कोई के उसको कहीं बात होगी, बातचीत चल रही है, वो अलग पार्टी बनाने की बात करें या कोई फैसला ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ, पर तब तो वो आपस में बैठ के ठीक कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह की आज़ादी जो आप देते हैं कांग्रेस में, बोलने की आज़ादी, ये कभी कभी परेशानी भी खड़ी कर देती है। कभी कभी डॉक्टर गोविंद सिंह भी ऐसी बात कह देते हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो आपस में बोलना चालना चर्चा डिस्कस तो होना ही चाहिए। ये आरएसएस पार्टी नहीं कि मतलब किसी को बोलने देंगे, मुंह बंद रखे हो कुछ नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी को भी नहीं बोलने देता आरएसएस, देश का प्रधानमंत्री है, वो जितना वो बोलता है उतना वो आरएसएस बोलता है। वो इसी तरह से प्रदेश में है, तो आरएसएस तो पूरा तो वो कैप्चर करके रखती है सरकार को, सारा दोहन वो करती है। ये तो नाम मात्र के प्रधानमंत्री बने, सब बाकी उसके पीछे प्रधानमंत्री न मंत्री न सब अलग हैं। एक मंत्री पीछे दूसरा मंत्री, अघोषित मंत्री, अघोषित प्राइम मिनिस्टर, अघोषित चीफ मिनिस्टर, ये भाजपा आरएसएस का ये है, ताकि सारा दोहन पीछे पर्दे के पीछे रह करती है और फिर फ्रंट में लड़ाई लड़ती वो। सर ये फर्क है। फ्रंट में तो आप भी नहीं है सर, आप मध्य प्रदेश के पीसीसी के अध्यक्ष रहे, आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अब आप केवल विधायक हैं। सरकार थी तब आप विधायक थे, लेकिन आप मंत्री नहीं बन पाए, तो फ्रंट पर तो आप भी नहीं है सर। तो सरकार उपेक्षा के शिकार हैं। तो सरकार, बीजेपी तो यही कहती है कि आप विपक्ष में रहते तो कहाँ से मंत्री बनेंगे? विपक्ष में हम संघर्ष कर रहे हैं। सरकार रहते हुए आप विधायक बने थे। सरकार तो बाद में सरकार ही बिक गई, हमारी चली गई, तो आप मंत्री बनने वाले थे भाई, वो सब चले गए भाई। ऐसा कि हमको मंत्री बनना नहीं बनना महत्व नहीं, हम तो सब पद पे रह चुके हैं, हर चीज़ पे अपना पता, गाँव के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर सेंट्रल मिनिस्टर तक रह चुके हैं, तो पद के महत्वाकांक्षी नहीं हम लोग। ये इस वजह से हमको इतना फर्क नहीं पड़ता है। पर कांग्रेस जब रहती है तो सबको अधिकार मिलता है, सबकी बात होती सुनती है सब, तो सब। पर आज भाजपा में तो आप देख लो, कोई बोल नहीं सकता। और यही बात आप आदिवासियों के उत्थान की बात करते हैं, आप कहते हैं आदिवासियों को कांग्रेस मौका देती है, लेकिन जब भी आदिवासियों की बात आती है तो सब कुछ झाबुआ इलाके में सब कुछ भूरिया परिवार तक सीमित हो जाता है। कांतिलाल भूरिया जी, आप अब दिवंगत हो चुकी कलावती भूरिया जी को मौका दिया गया। अब ये सुना जा रहा है कि विक्रांत भूरिया जी को टिकट दे दिया जाएगा, आपके ही परिवार से दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है, लोग जिसको बना बहुमत देते जिता भेजते हैं। और यहाँ पे परिवारवाद जातिवाद का मामला कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में भाई जो तय कर दिया भाई इनको, हाँ ठीक है, तो जिता गया भाई, सभी है। अब हमारे यहाँ भी झाबुआ में, अलियाजपुर में देखो आदिवासी विधायक अलग अलग है, कोई भूरिया तो है नहीं वहाँ। जोबड़ में कलावती थी, वो तो आप सबने मांग की तो वहाँ है। झाबुआ में मैं हूँ, पहले एक अलग थे, अब थांदला में वीर सिंह है, पेटलाद में एक अलग बेड़ा है, तो ये सब अलग अलग, रतलाम में अलग, मतलब ये गहलोत है, तो अलग अलग हैं। जहाँ पे अगर जहाँ पे जिनके मतलब खानदानी जो चले आ रहे हैं, सेवा करते करते लोग तो मौका देते ही हैं। नहीं आपको लड़ना पड़ेगा, तो मना थोड़ी कर सकते हैं।
भाई सेवा करते हुए आ गया है, तो जो अगर भला नहीं करता है कोई लोगों, तो वो कौन दोबारा कौन चुनेगा। पर जब लोगों के दिल दिमाग में बैठ के काम कर रहे हैं तो वो लोग तो चाहेंगे। तो वहाँ ये परिवारवाद और जातिवाद का काम नहीं आता, वो तो सब एक जनता का निर्णय है। आपके बेटे अच्छी खासी डॉक्टरी कर रहे थे, अच्छे खासे डॉक्टर थे, अब वो राजनीति में आ गए, तो स्वाभाविक सी बात उठना लाजमी है सर कि आपके पास में जो आदिवासी वर्चस्व का सिंहासन आपके पास में है, अब वो आपके बेटे विक्रांत भूरिया के पास में जाए। और भाई वो वो साबित तो भी हो रहा है सर, वो यूथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अगर वो आपके बेटे होते नहीं होते तो शायद नहीं होते। ये कोई छीन के पद नहीं, इलेक्टेड होके आया विक्रांत। यूथ कांग्रेस से चुनाव हुआ था, मालूम है आपको? चुनाव हुआ था पूरे प्रदेश में, और 2 3 4 खड़े हुए थे, 4 में से डॉक्टर विक्रांत 50,000 से ऊपर वोट से जीता। इलेक्टेड है, लोकतंत्र इलेक्ट होके, मतलब कोई भी, अगर बाप भी आ सकता, बेटा भी आ सकता। तो ये तो सब अलग मानसिकता के लोग बात करते हैं, ये बेटा है, ये इसको लिया है, वो लिया है। जो कुछ नहीं करना जानता ना, चाहता, वो उंगली उठाता है। अगर चाहता है कि नहीं नहीं चलो ठीक है, अब विक्रांत को चुना ना पूरे प्रदेश वाला, वहाँ तो कोई कांतिलाल भूरिया नहीं गया या कोई दूसरा नहीं गया, पर लोग सब युवा नहीं, डॉक्टर विक्रांत हमको होना चाहिए, सबको जिता। 3 4 खड़े हुए तो उसमें सबको नकार के विक्रांत को चुना कि नहीं चुना। तो ये तो लोकतंत्र है, जिसको बना जनता आशीर्वाद देती वो आता है, और वहाँ पे जिसको बना आगे करती जनता वो चुन के आता है। यहाँ नहीं कहा जाता भाई परिवार दे, ये तो मैंने कुछ उंगली उठाने वाले लोग अलग रहते हैं, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये बात कही जा रही है, अभी कमलनाथ जी पीसीसी चीफ हैं, और यदि एक पद पर रहना पड़ा तो किसी दूसरे को पीसीसी चीफ या नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आएगी। क्या आप वो दूसरे विकल्प हैं कमलनाथ जी के, चाहे पीसीसी चीफ का पद हो चाहे नेता तो प्रतिपक्ष? ये निर्णय हाईकमान के होते हैं, किसको पद पे रखना, किसको जवाबदारी एक देना या दोहरी देना, वो हाईकमान का मैटर होता है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 15 महीने में कितना अच्छा काम किया, 2-2 लाख कर्जा माफ़ किया, लोगों का मदद करने की बात है, महिलाओं की मदद करने की बात की, गरीब से गरीब आदमी के लोगों को पट्टा देने की बात की, सब तो 2-15 महीने में जो काम किया तो एक अच्छा है। हर आदिवासी गैर आदिवासी सबकी मदद करने की बात की। इस वजह से कमलनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री थे, अध्यक्ष भी थे, तो आज वो अध्यक्ष है, तो अपना कोई इसमें क्या आपत्ति क्या होना चाहिए? नहीं, एक व्यक्ति एक पद की बात कांग्रेस ने ही शुरू की थी, कोई बाहर के किसी शख्स ने तो नहीं की। ठीक है, हाईकमान जब तक रखना चाहे रखेगा, आगे चल के मतलब जो भी होगा तो होगा। तो अगले आप बनेंगे? नहीं, वो तो हाईकमान का मैटर है ना, वहाँ पे कौन रहेगा, मैं मेरा की बात नहीं, वो तो जो हाईकमान जिसको भी, हाईकमान के आशीर्वाद से मैं तो हर पद पे रह चुका, प्रदेश अध्यक्ष भी रहा ना, मंत्री भी रहा ना, सब रहा। तो ये कोई मैंने मेरे लिए नहीं, वो तो जब तक मैंने हाईकमान कमलनाथ जी को पर विश्वास तब तक काम करें, कोई दिक्कत ही नहीं। आज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, काम करते, आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस उम्र में ताकत के साथ नौजवान को पीछे रख रहे हैं, वो तो उनमें काम करने की क्षमता है, अनुभव है, उसका अनुभव का पूरा फायदा प्रदेश को मिल रहा, संगठन को मिल रहा। इस बार उपचुनाव में हालात थोड़े से अलग होंगे, देवास उपचुनाव और एक विधानसभा सीट के जो उपचुनाव हैं, तो यहाँ आपके खिलाफ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खड़े होंगे, वो भी चुनाव प्रचार करेंगे, और मैक्सिमम सीटें ऐसी है, मैक्सिमम इलाके ऐसे आदिवासी बाहुल्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर ये 3 विधानसभा सीटें। मध्य प्रदेश में 4 जगह बाई इलेक्शन है, एक लोकसभा का, 3 विधानसभा का, तो निश्चित ही कांग्रेस की झोली में ये चारों सीट जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 15 शासन काल में और लेकर आज तक बहुत बुरी हालत है। इसलिए प्रदेश की जनता जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार को चुनने की मन बना लिया है। चाहे खंडवा की बात कहो, चाहे जोबड़ की, चाहे दूसरे विधानसभा जो उपचुनाव है, मन बनाए ले लोगों ने, कांग्रेस को ही जिताएंगे। कांग्रेस की रीति नीति और लोगों के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखती कांग्रेस। भाजपा तो उसके बाद सबको लात मार देती। लेकिन दौरों के मामले में शिवराज जी 2-2 3-3 बार दौरे करके, अरे 50 दौरे करने से फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी सवाल पूछती है कि कमलनाथ जी तो जमीन पर रहते ही नहीं, वो तो दिल्ली में रहते हैं। अरे वहाँ थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहाँ पे घर घर ग्रास रूट पे बैठे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी को जहाँ याद करते कमलनाथ जी आते, नेता और कार्यकर्ता के साथ होना चाहिए ना। अब शिवराज जी को शौक है ना, हेलीकॉप्टर मिल गया, सब मिल गया, तो जहाँ उठ के चला जाता।
जाके वो आके ना भाषण देके फिर बैठ के चल देता। हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी के पास में भी वो उड़ के वो भी जा सकते तो वो भी जा रहे हैं जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं तो जा रहे हो कमलनाथ जी जा रहे हैं। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बीजेपी पूछते हैं बोले आप बता दीजिए कमलनाथ जी कहाँ हैं, दिल्ली होते हैं या विदेश होते हैं? आना जाना चलता है, दिल्ली भी काम होता है ना, विदेश में भी होता है, यहाँ भी शिवराज भी विदेश होके आया है वो, तो वहाँ तो सवाल नहीं करते हैं। तो कमलनाथ जी विदेश चले गए तो क्या? कमलनाथ जी के मुकाबले कम ही गए हैं शिवराज जी। विदेश शिवराज जी कमलनाथ जी के मुकाबले कम ही गए हैं। प्रधानमंत्री तो अमेरिका में 8 बार हुआ है, एक ही देश में 8 बार हुआ है, वो बात नहीं करेंगे। पर यहाँ पे अपना कभी कभार चले गए तो इससे कोई ये नहीं है। कांग्रेस तो जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहीं जाके अपना प्रतिनिधित्व करती है। इस बार चुनौती, मेरा सवाल ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आपके साथ में सभाएं करते थे अब आपके खिलाफ में करने वाले हैं। बीजेपी हाँ तो ठीक है ना एक भाई, बड़ी जैसा जिस पार्टी में जो हो अपनी विचारधारा तो वो बात करें, हमारी पार्टी की विचारधारा हम अपनी रखेंगे, अपनी पार्टी के बिना उपलब्धि हम रखेंगे, हम लोग सब बात करेंगे। और सिंधिया जी जाएंगे तो वो भाजपा की क्या उपलब्धि वो बताए, 15 साल में क्या क्या अपने क्या कर रहे हैं वो सब बताएगा। जनता मानेगी, मतलब कौन सही बोल रहा है कौन गलत, वो जनता तय करेगी। पर कांग्रेस पक्ष में जनता मुंह बना के बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया भूरिया साहब हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत प्रश्नकाल के धन्यवाद सवालों का आपको, सामना बहुत बहुत करने के लिए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे सवाल किए और बहुत थैंक यू। कांतिलाल भूरिया साहब मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे हैं, साफ करते हैं कि आदिवासी उनका मुद्दा है। अगर कांग्रेस काम नहीं करती तो वो आज इन हालातों में नहीं होते, आज इस स्थिति पर नहीं पहुंच पाते। और कांग्रेस इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उपचुनाव मैदान में जाएगी। कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं, बीजेपी अपने मुद्दे लेकर जाए, कांग्रेस अपने मुद्दे लेकर जाए, और फिर नतीजे में भूरिया जी को लगता है कि शायद नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।